सर्वप्रथम मैं तिरंगे झंडे को नमन करता हूँ और मैं उन अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को वाकई में आज 15 अगस्त के दिन बहुत मिस कर रहा हूँ। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन सही मायने में क्या हम सभी को आज़ादी मिली? आज भी हमारे समाज में जातिगत भेदभाव है। क्या हमने उससे आज़ादी पाई? नहीं पाई, तो फिर हमें आज़ादी का क्या? आज भी हम सभी को समाज में आर्थिक रूप से सम्मान दिया जाता है। वाकई में आज यदि कोई एक व्यक्ति शिक्षित है, बुद्धिमान है, वरिष्ठ है, उसको वो सम्मान नहीं मिलता जो एक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है उसे मिलता है। हमें देखते हैं कि हमें आर्थिक रूप से हम संपन्न हुए या नहीं, लेकिन क्या हमें वो समाज सम्मान दे रहा है? तो नहीं दे रहा। हमें इससे आजादी चाहिए। हमारे समाज में जो एक संप्रदायवाद है, हम लोग देखते हैं कि मिनटों में सेकंडों में हमारे देश के कोने कोने में दंगे हो जाते हैं। तो ये लोगों के मन में ऐसी भावना क्यों है? हम तो 74 वर्षों से मना रहे हैं, आज उनके मन में राष्ट्रवाद क्यों नहीं आया? हमें देखते हैं कि हमें वाकई में अभी वो आजादी नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए। हमें इससे आजादी चाहिए, हमें संप्रदायवाद से आजादी चाहिए, हमें जातिवाद से आजादी चाहिए। और इसके लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे, हम सभी को पहल करनी होगी। और इसका सबसे अच्छा एक माध्यम हो सकता है, वो है शिक्षा। हम सभी लोग आने वाले राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करने वाले, जो शिक्षक होता है वो आने वाले राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। और जो हमारा आने वाला भविष्य होगा वो कैसा होगा, वो सभी एक शिक्षकों पर निर्भर करता है। हम सभी शिक्षकों का यह दायित्व बनता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा हो, जो उज्जवल होगा या अंधकार में होगा। जो चीजें हमारे पास है उसको हमें और बढ़ाना पड़ेगा, और जो नहीं है उसे प्राप्त करना। हम सभी को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हम सभी को स्वावलंबी बनना पड़ेगा, तभी हम सही मायने में आजादी का जश्न हम मना सकते हैं। आज भी हमारे देश की जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, यहाँ के 99% युवा जो है वो गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। हमारे देश की जनसंख्या विस्फोट, आप सभी लोग उससे परिचित हैं, और इस परिस्थिति में वे संभव नहीं है। हमारा राष्ट्र कैसे विकास करेगा, उसके लिए हम सभी को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, स्वावलंबी बनना होगा, स्वयं कुछ नया रोजगार पैदा करना होगा। उसके लिए युवा पीढ़ी जो हमारे भारत की है वो सक्षम है, वो ऐसा कर सकती है। बस कहीं ना कहीं से कमी है, तो उसमें एक शिक्षा व्यवस्था की कमी है। वो शिक्षा जो उसे आत्मनिर्भर बना सकती थी, वो शिक्षा जो उसे स्वावलंबी बना सकती थी, वो चिंगारी उसके अंदर हमने डाली है। यदि हमने ऐसा किया होता तो वाकई में वो आज उस बेरोजगारों की लाइन में ना खड़ा होता, बल्कि आज वो रोजगार देता, और आज हम आप सभी दर दर नहीं भटकते। तो इस चीज को भी हम सभी को समझना होगा। हम सभी के आसपास हजारों तरह के रोजगार हैं, हजारों तरह के व्यवसाय हैं, और हम सभी को उस पर चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, उसमें नए रास्ते तलाशने। अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जिद होनी चाहिए। वाकई में जिद करने वाला ही दुनिया को बदला है, जिद करने वाला ही था, तब जाके हमें आजादी मिली है। हमारे देश के लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों ने वो जिद की होगी, तब जाके हमें आजादी मिली। हमने दूसरों की बेड़ियों से तो आजादी पाली, लेकिन स्वयं अपनी बेड़ियों में जकड़ के रह गए। आप सभी लोग मूल्यांकन करिए कि हमने क्या किया अपने बच्चों। तो हमें इतना तो सशक्त होना पड़ेगा, वैचारिक रूप से भी मजबूत होना पड़ेगा। और यदि हम ऐसे नहीं हैं तो हम कहीं ना कहीं से अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने समाज को धोखा दे रहे हैं, अपने इस राष्ट्र को धोखा दे रहे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, हम उसे क्या सिखा रहे हैं। यदि हमारे पास दो शब्द बोलने के नहीं होते हैं, दो शब्द देने के नहीं होते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे पा रहे। हमें इस पर थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत है। और उसके लिए क्या है, हम सभी को जीवन पर्यंत अध्ययन अध्यापन करना पड़ेगा। हमने इसमें एक अमेरिका की बहुत अच्छी बातें सुनी। वहां के लोग काफी स्टडी करते हैं, पुस्तकों के बहुत शौकीन होते हैं। ऐसा सब कुछ हमें भी पालना चाहिए। वो हमारे अंदर है तो
तो उसे और बढ़ाना है, नहीं है तो उसको लाना है। दूसरी चीजें हम देखते हैं, हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं। एक अपने मन में प्रश्न ऐसा करने की जरूरत है हम सभी को कि हमने क्या ऐसा कुछ नया किया, हमने अपने जीवन में क्या क्या इनोवेशन किया है, हमने कौन से नए आविष्कार किए हैं। तो हम पाते हैं कि नहीं, वो तो हमारी पद्धति जो चली आ रही है, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो बताइए हम क्या सफल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। आज देखिए दुनिया कितनी तेजी से चल रही है। आपने समय का चक्र देखा होगा, वो कैसे घड़ी की सुई टिक 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 चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है, वो कभी किसी का इंतजार नहीं करती। और हमको आपको आज के समय में सफल होना है तो उस स्पीड, उस घड़ी की सुई से भी दोगुनी स्पीड में भागना पड़ेगा। यानी समय की रफ्तार से तेज आपको चलना पड़ेगा। यदि आप समय से पीछे हो गए तो इस दुनिया से आप पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमें उस समय से आगे निकलना पड़ेगा और आने वाला भविष्य क्या होगा उसके बारे में चिंतन करते हुए हमें प्रत्येक कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसे कार्य करने पड़ेंगे और ऐसे शिक्षा पद्धति हमें विकसित करनी पड़ेगी। अभी नई शिक्षा पद्धति आई हुई है, बहुत सारे परिवर्तन उसमें किए गए, कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बच्चों को जो रटंट विद्या थी उससे दूर ले जाके बच्चों के माइंड को क्रिएटिव बनाना है, इनोवेटेड बनाना है। लेकिन उसको साकार करने के लिए, उसको धरातल पर सही रूप में लाने के लिए एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और आप सभी शिक्षक बंधु हैं तो आप सभी को इस बारे में भी चिंतन करना। आज एक और चिंतन करना होगा, हमारे समाज में क्या चल रहा है, हमारे समाज में कैसी घटनाएं हो रही हैं। हम सभी को उसके पक्ष और विपक्ष के पहलुओं को जानना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम आप एक शिक्षक हैं। ये समाज जो है, दूसरा कोई व्यक्ति एक बार आपकी बातों को बताएगा तो उस पर विश्वास हो सकता है कि ना करे, लेकिन आप एक शिक्षक हैं, जब लोग आपसे कोई प्रतिक्रिया पूछेंगे और आपने यदि बता दिया तो वो आप पे पूरी श्रद्धा के साथ विश्वास करते हैं। आज भी हमारे समाज में शिक्षकों का एक बहुत ही ऊंचा स्थान है। आज भी हमारा समाज शिक्षकों पे बहुत बड़ी आशा की दृष्टि से देखता है। तो हम सभी को अपने समाज के बारे में भी चिंतन करने की आवश्यकता होती है। हमारे देश में जो भी घटनाएं घटती हैं और राष्ट्र के चाहे भले किसी कोने में क्यों ना हो, उसके बारे में हम सभी को सर्च करने की जरूरत है। वो शायद हमारे यहाँ नहीं होता। हम सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से कभी कोई पोस्ट मिलती है, हमारे विचारों से वो अच्छी लगी तो हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया, अच्छी नहीं लगी हमारे विचारों से तो हमने उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया। ऐसा अधिकतर होता है। और समाज का एक विशेष तबका ऐसा है, एक विशेष वर्ग ऐसा है कि वो बहुत सारे राष्ट्र विरोधी बातों को भी वो ऐसे फैलाता है। और वो राष्ट्र को कहीं ना कहीं से तोड़ने का काम है। उसमें भी हम सभी पूरे भारतवासी जो अपने आप को राष्ट्रभक्त मानता है, सभी इस देश के नागरिकों को चिंतन करने की जरूरत है, उसमें भी गहन अध्ययन करने की जरूरत है। हमें कोई भी समाचार मिले तो हम उसके कई सोर्स होते हैं, उस सोर्स से एक बार तलाशे तो कि यह समाचार कितना सही है या कितना गलत है, और उसके बाद हम उसको आगे प्रेषित करें। ये चीजें होनी चाहिए, ये हमारे समाज में नहीं होती। और शायद इसी का नतीजा है कि आज बहुत जगहों पे दंगे हो जाते हैं, कहीं पे घटनाएं हो जाती हैं, अगजनी की घटनाएं होती हैं, और उससे कहीं न कहीं से हमारे संपूर्ण राष्ट्र का नुकसान होता है। हमारा हो सकता है कि नुकसान ना हो, आग लगाने पे शासकीय बिल्डिंग जब जलती है, हमारा हो सकता है नुकसान ना हो, आपका ना हो, लेकिन कहीं न कहीं से हमारे राष्ट्र का तो नुकसान हो रहा है। यदि हमारे राष्ट्र का नुकसान हो रहा है तो हमारा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, भारत के रहने वाले हर एक नागरिक का नुकसान है। तो हमें इस बात को भी इस बात पे चिंतन करना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसी किसी तरह की घटनाएं ना हो जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र का नुकसान हो। हम सभी समस्याओं को झेल सकते हैं, झेल लेंगे, लेकिन यदि हमारे राष्ट्र का नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो जो प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है उसे पीछे आना पड़ता है। और एक सच्चे राष्ट्रभक्त होने के नाते, एक सच्चे देशभक्त होने के नाते, हम सभी को इस राष्ट्र के नागरिक होने के नाते ये चीजें क्या स्वीकार्य है? नहीं है, और ये स्वीकार्य करना भी नहीं चाहिए। तो हम सभी को समाज की परिस्थितियों का भी चिंतन करना। हमारा देश ऐसा नहीं है
देखें तो प्राचीन काल से एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। आज हम सभी राजनीतिक रूप से अलग हो गए हैं, लेकिन यदि हम सांस्कृतिक रूप से नजर डालें, आप सभी ने 4 धाम के बारे में सुना होगा। उत्तर का जो धाम है हमारा काशी धाम, उसमें दक्षिण का पुजारी होता है। दक्षिण में जो रामेश्वरम धाम है उसमें उत्तर भारत का पुजारी होता है। पूर्व में जो पुरी धाम है उसमें पश्चिम का पुजारी होता है, और पश्चिम में जो द्वारिका है उसमें पूर्व का पुजारी। अब सभी कभी ने ऐसी कल्पना की कि हमारे जो 4 धामों की हमारे राष्ट्र में स्थापना की गई है, तो इसमें ऐसा क्यों है? उत्तर भारत का भी तो पुजारी हो सकता था ना, दक्षिण भारत रामेश्वरम में वहां का भी पुजारी हो सकता था ना, पूजा पाठ कराने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो हमारे ऋषि मनीषियों थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक विचारधारा रखी, यदि हम ऐसा करेंगे हमारा राष्ट्र जो है एकता के सूत्र में सदैव बंधा रहेगा। हमारे यहाँ वामन शक्तिपीठ की जो स्थापना हुई थी, हम देखते हैं वो विभिन्न देश के विभिन्न कोनों पे हैं। जो हमारे 12 शिवलिंग हैं वो भी हमारे राष्ट्र के प्रत्येक कोने कोने पे स्थित हैं। तो इसके पीछे भी क्या था कि हम सभी सांस्कृतिक रूप से जुड़े रहेंगे। पहले हमारा देश जो है जब गुलाम नहीं हुआ था, उसके पहले हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि हमारा जो राष्ट्र था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन उस समय ऐसी कौन सी चीज थी जो हमारे संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधती थी? वो है हमारी संस्कृति। जो हमारी पुरानी संस्कृत थी वो हमारे पूरे राष्ट्र को, अखंड भारत को एकता के सूत्र में बांटती थी। और वो संस्कृति आज हम कहीं न कहीं से उसको खोते जा रहे हैं। आज हम पाश्चात्य सभ्यता के बहाव में इतने तेजी से बहते जा रहे हैं, हम अपनी पुरानी संस्कृति को विलुप्त करते जा रहे हैं, उसको खोते जा रहे हैं। हमें उसको भी सजोने की जरूरत है, संवारने की जरूरत है, हमें उसका अध्ययन करने की जरूरत लगती है। और इतिहास गवाह है कि हमने जिस राष्ट्र में भी अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को गवाया है, खोया है, वो राष्ट्र खंड खंड में बट गया है, वो कभी अखंड नहीं रहा। और उसी का कुछ अंश जो हमसे अलग हुए हैं वो परिणाम। हम सभी को पुनः उस संस्कृति को, उस सभ्यता को सजोने की जरूरत। और आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं से दूर होती जा रही है। आज की जो आने वाली जनरेशन है उसको मानने से इनकार नहीं करते। बहुत सारे तो ऐसे हमारे देश के अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं मानता, वो ऐसा मानते हैं कि नहीं, अरे ये सब ढोंग है, ये सब दिखावा है। शायद वो इस चीज को भूल जाते हैं कि यही तो हमें एकता के सूत्र में बांधती थी। यदि दक्षिण में रामेश्वरम की स्थापना ना हुई होती, उस धाम की, 4 धाम की स्थापना ना हुई होती, यदि उत्तर भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत में नहीं जाता तो वो क्या वहां की संस्कृति से परिचित होता? क्या उत्तर भारत का व्यक्ति पूर्व भारत का पश्चिम में ना जाता, पश्चिम का पूर्व में ना जाता? यदि हम अपने राष्ट्र का भ्रमण ना करते तो क्या हम अपने राष्ट्र के विचारों से परिचित होते? क्या हम वहां के लोगों से परिचित होते? क्या हम वहां की सभ्यताओं से परिचित होते? क्या हम एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान कर पाते? कभी नहीं कर पाते। हम सांस्कृतिक रूप से एक थे, इस वजह से हमारा जो भ्रमण है वो चलता रहा, और आज भी हम सभी अभी एकता के सूत्र में बटे हुए। हम सभी जो एकता के सूत्र में बंधे हैं, और इसको हमें और मजबूत करना होगा। हमारे जो राष्ट्र खंडित हुए हैं उसको भी लाने का प्रयास करना है, और उसके लिए अखंड भारत की ज्योति हम सभी को अपने मन में, अपने हृदय में जगानी है। प्रत्येक राष्ट्र भक्त से आज मैं आह्वान करता हूं कि हम सभी 2 चीजों पे काम करें, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। देखिए, आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम सभी को ये कुछ राजनीति के चंद खिलौने हम सभी को बहका देते हैं, गलत रास्तों पे भटका देते हैं। लेकिन जब एक भारत का बुद्धिजीवी वर्ग इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं से हम सही रास्ते पे आएंगे। आज भी हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम नहीं होता। हमारे देश की राजनीतिक पार्टी आती हैं, तरह तरह के वादे करती हैं, हम आपको बिजली फ्री में दे देंगे, पानी फ्री में दे देंगे, राशन फ्री में दे देंगे।
लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि हम इस राष्ट्र को आपको शिक्षा फ्री में दे देंगे, हम आपको स्वास्थ्य फ्री में दे देंगे। या शिक्षा और स्वास्थ्य जो हमें मिल भी रहा है तो सही मायने में क्या वो है उतना उपयोगी? नहीं है। यदि वो सही मायने उपयोगी होता तो हम आप सभी अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में मोटी फीस देने में ना अपना पैसा खर्च करते। और फिर किसी राष्ट्र के लिए तो ये दो चीजें मिल जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य, यदि ये दो चीजें किसी भी राष्ट्र में निःशुल्क हो जाए तो और तीसरी कोई चीज फ्री करने की जरूरत नहीं है। हम आपको सभी को दिए, पूरे राष्ट्र के प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक व्यक्ति को यदि एक सही शिक्षा मिल जाए जो उसे चाहिए, यदि वो शिक्षा उसे मिल गई है, वो कभी बेरोजगार नहीं हो सकता, वो कभी भूखों नहीं मर सकता, वो कभी भटक नहीं सकता, वो कभी बाहर जाने पे विवश नहीं होगा, जहां है वहीं तो रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। लेकिन हम आप देखते हैं हमें क्या वो शिक्षा मिली ही नहीं। आज भी हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो बुकें हैं, जो पुस्तकें का हम उपयोग करते हैं, उसके 90% चीजें वो हमारे आगे किसी काम की नहीं रहती, पढ़ने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं से परिवर्तन करने की जरूरत है। दूसरा, हमें स्वास्थ्य के लिए भी काम करना होगा, और इसके लिए जब भारत का एक वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, जो अपने आप को वाकई बुद्धिजीवी मानता है कि नहीं मैं इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग करूंगा, जब इस देश का एक राष्ट्रभक्त जो अपने आप को मानता है वो इस पे सहयोग करेगा, जो इस पे काम करेगा, हाँ, तब जाके हमारे राष्ट्र का सही मायने में विकास होगा और हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो ऐसे विचारों को हम आपको सभी को दूसरों तक फैलाना है, दूसरों तक पहुंचाने का काम है, तभी जाके हम आप सही मायने में जो स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं वे इसका शाब्दिक अर्थ निकलेगा। नहीं तो ऐसे साल में एक बार ध्वजारोहण करेंगे, ऐसे भाषण देंगे और फिर चले जाएंगे, दूसरे दिन से फिर अपने पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपराओं पे हम सभी आ जाएंगे। तो समाज की जो बुराइयां हैं हमें उसका अध्ययन करना है, हम सभी को उसको दूर करना। आज 15 अगस्त के दिन ऐसे छोटी सी हमारी अपेक्षाएं हैं आप सभी से, और जो कुछ भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से लोग देखेंगे उनसे भी ऐसी अपेक्षाएं हैं कि आप सभी को इस समाज के बारे में चिंतन करना होगा, इसके दोनों पहलुओं के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, और फिर जो आपको अच्छा लगे उस पहलू को आप अपनाइए और उस पर आगे बढ़िए, और इस राष्ट्र को निश्चित रूप से प्रगति के पथ पे आगे ले जाए। सही मायने में हमारी आजादी उसी दिन होगी जिस दिन भारत विश्व गुरु होगा, जिस दिन भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होगा, जिस दिन भारत आर्थिक रूप से संपन्न होगा, जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक भूखों नहीं सोएगा, जिस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का संपूर्ण अधिकार हो जाएगा, जिस दिन हमारे देश का हर एक युवा उसका जो स्वप्न है उसे साकार करने में आगे बढ़ेगा, जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं समझूंगा कि वाकई में हमें अब जाके आजादी मिली। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।